बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ये कैपेसिटेंस का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से, और उसके अंदर हम लोगों ने अब तक जो है वो ये डिस्कशन की है कि कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की वो डिपेंड करती है बेसिकली या तो उसकी ज्योमेट्री के ऊपर या फिर कॉम्बिनेशन के ऊपर। और ज्योमेट्रिकल पैरामीटर को कंट्रोल करके भी हम कैपेसिटेंस जो है वो किसी कैपेसिटर की इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर हम पैरेलल में लगा दें बहुत सारे कैपेसिटर्स को तब भी हम कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। आज जो फैक्टर हम पढ़ेंगे वो फैक्टर है डाइलेक्ट्रिक का फैक्टर, कि डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर को अगर मैं दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान रख दूं तो उससे उस सिस्टम की कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर जितनी भी तरह के कैपेसिटर्स जो है वो पढ़ चुकी हूँ। मिसाल के तौर पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पढ़ा है, और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर भी हमने पढ़ा है, और एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी जो है वो हमने पढ़ा है। 3 शेप्स के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूले ड्राइव किए थे। तो सबसे सिंपल ज्योमेट्री जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है, उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट कैपेसिटेंस के ऊपर, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या सिलिंड्रिकल हो, तीनों के ऊपर डाइलेक्ट्रिक का जो इफेक्ट है वो सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि कैपेसिटेंस का जो जनरली फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये होता है पैरेलल प्लेट के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। तो अच्छा, मैं अब इसको डिटेल से देखना चाहती हूँ कि डाइलेक्ट्रिक मैंने डाला तो फिर क्या होगा। एक डेफिनेशन रिकॉल कर लें कि डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो हैं वो क्या होते हैं। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स, ठीक है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जिसके अंदर जो एटम से मिलकर बने होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड होते हैं अपने पेरेंट न्यूक्लियाई के साथ, न्यूक्लियस के साथ, वो फ्री नहीं होते। और ये चीज़ भी जो है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो पोलराइज हो जाता है, प्लस चार्जेस एक तरफ और माइनस चार्जेस जो हैं वो एक तरफ आ जाते हैं। तो उसके नतीजे में जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, लेट सपोज इसकी ये है और एक्सटर्नल फील्ड ये है, तो नेट फील्ड जो हमें इस जगह पर मिलेगी, इस रीजन के अंदर मिलेगी, वो फील्ड रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस होती है ये फील्ड। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो मैंने आप लोगों को 1-2 लेक्चर पहले पढ़ाई है डिटेल से कि हाउ इट इज़ रिड्यूस्ड व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। तो ये पोलराइजेशन की वजह से होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि इसमें फ्री चार्जेस नहीं होते। दूसरा पॉइंट ये है कि ये पोलराइज हो जाता है इन दी एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, पोलराइजेशन का प्रोसेस होता है। तीसरा पॉइंट जो मुझे याद रखना है वो ये कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाती है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। This is the third point. Electric field reduces inside any dielectric. अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सॉरी, ये जो टॉपिक जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाया था, बिल्कुल शुरू में भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी जब मैं पॉइंट चार्जेस के बारे में पढ़ा रही थी। और पॉइंट चार्जेस के अंदर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके बराबर होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेट सपोज इस पॉइंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकाल रही हूँ। तो आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट वेयर आई वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये फॉर्मूला होता है। और उस वक्त भी मैंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रिड्यूस हो जाती है अगर मेरे पास कोई मीडियम मौजूद हो, और उस ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहलाती है। उस वक्त मैंने उसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम का नाम दिया था। बेसिकली दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है ये ग्रेटर देन वन होता है। वैक्यूम और एयर के लिए तो ये वन होता है, लेकिन इट इज़ ग्रेटर देन वन। तो जब यहाँ पर अगर आप फॉर्मूले के अंदर ये फैक्टर ग्रेटर देन वन लगाएंगे तो आप देख सकते हैं खुद ब खुद यहाँ से हमें शो हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इफ़ द मीडियम इज़ प्रेजेंट हेयर। ठीक है, इस सोर्स चार्ज और इस पॉइंट के दरमियान अगर कोई मीडियम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। और जब हम लोगों ने ये पढ़ा 2-3 लेक्चर पहले कि कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और ये बीच में मीडियम डाल दिया मैंने, और वो मीडियम कैसा मीडियम है, वो एक इंसुलेटिंग मीडियम है, तो वहां पर फील्ड जो है वो बेसिकली रिड्यूस हो रही है। और वो क्यों रिड्यूस हो रही है, उस रिड्यूस होने की वजह जो है वो मुझे अब पता चल गई कि वो जो बेसिकली मीडियम होता है वो पोलराइज हो जाता है, उसकी अपनी फील्ड होती है। एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल फील्ड आपस में कैंसल आउट करती है एक दूसरे को, और नेट फील्ड जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जब हम इस फॉर्मूले में पढ़ रहे थे तो हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि अच्छा भाई ये मेरे पास एक एक्सटर्नल फील्ड है, इस पॉइंट पे मैं फील्ड फाइंड आउट कर रही हूँ, और जो है अगर मीडियम यहाँ पर कोई आ जाएगा तो ये फील्ड रिड्यूस हो जाएगी और मीडियम का कांस्टेंट हम यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन वहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया था कि फील्ड क्यों रिड्यूस हो रही है। लेकिन एक दो लेक्चर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मीडियम डालने से क्या होता है कि उसकी अपनी पोलराइजेशन हो जाती है और उसकी अपनी फील्ड होती है जो कि नेट फील्ड हमें दे रही होती है, रिडक्शन फील्ड, रिड्यूस फील्ड। तो इस वजह से अब हमें पता चल गया कि अच्छा भाई मीडियम डालने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है अगर हम डाइलेक्ट्रिक को किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दें तो। अच्छा, अब मुझे बेसिकली क्या देखना है, मुझे तो देखना था ये था कि ये जो कैपेसिटेंस है ये, ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ में उसका क्या बिहेवियर रहता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया और इसको मैंने क्या किया कि मैंने अभी एक सप्लाई के साथ यानी एक सर्टेन वोल्टेज मैंने इसको दे दिया और इस कैपेसिटर को मैंने चार्ज कर दिया। अभी मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया है, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले इसके ऊपर जितना चार्ज था वो क्यू नॉट था, इसकी जो कैपेसिटेंस थी वो सी नॉट थी, और इस ये चूंकि मैं जितना वोल्टेज मैं यहाँ से दे रही थी जाहिर है कि उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी इसके मौजूद होगा, तो वोल्टेज जो था वो वी नॉट था। और इन दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उन दोनों प्लेट्स के दरमियान वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ये सारी टर्म्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं किसको, कि अभी आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है, उस वक्त ये पैरामीटर जो थे वो ये थे। अच्छा, अब क्या होगा कि जब आप डाइलेक्ट्रिक जो है वो डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, डाइलेक्ट्रिक जब आपने इंसर्ट किया तो ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया। पोलराइज होने के बाद क्या हुआ कि इसकी जो फील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी, नेट फील्ड। यहाँ पर जो पहले फील्ड ई नॉट थी, अब फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। पहले फील्ड दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फील्ड बेसिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट के साथ हम अब जो नई फील्ड होगी वो क्या है, अब वो ई प्राइम है, वो फील्ड डाइलेक्ट्रिक के साथ में। तो अब मैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी लगा देती हूँ, तो अब फील्ड कितनी रिड्यूस हो गई, ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर यानी परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, अच्छा, अब ये तो मुझे पता है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से अब इसके बीच में जो फील्ड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि फील्ड रिड्यूस हो गई। तो क्या अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में रिलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। और डी इज व्हाट, डी इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स।
D is the separation. तो जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड अब मेरे पास आई है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। एप्सिलॉन, ये जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई प्राइम, ई प्राइम वो किसके बराबर है, ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, डी पहले से मौजूद है। तो ये जो ई नॉट डी है ये क्या है, ये वो वोल्टेज है जो इनिशियली था बिफोर दी डाइलेक्ट्रिक। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल भी रिड्यूस हो रहा है बाय अ फैक्टर, ठीक है, पोटेंशियल भी रिड्यूस हो रहा है बाय अ फैक्टर। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से जो सबसे पहली चीज हुई वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई, पोटेंशियल भी रिड्यूस हो गया। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल रिड्यूस होगा, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई हुई है। बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम ये है कि वो कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई करे। क्यों लगाया हुआ है हमने बैटरी को, जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज होने की कोशिश करे, इसका काम ये है कि वो उस पोटेंशियल को मेंटेन करे। दिस इज द कांस्टेंट पोटेंशियल सोर्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो तो ये बैटरी चूंकि यहाँ पर लगी हुई है वो उसको डिक्रीज होने दे, वो क्या करेगी, पोटेंशियल को वापस वहीं लेकर जाएगी, वी वी बनाएगी पोटेंशियल को, ठीक है। एज अ कांस्टेंट सप्लाई इज देयर, इट मेंटेन्स कांस्टेंट वोल्टेज बाय सेंडिंग मोर चार्जेस। और कैसे, कि मजीद वो चार्ज भेजेगी ये सोर्स पावर सप्लाई, और फिर हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये जो फैक्टर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, बेसिकली ये वाला फैक्टर, इनिशियल चार्ज क्यू नॉट था, इनिशियल कैपेसिटेंस सी नॉट थी, और वोल्टेज जो था वो क्या था, वी नॉट था, ठीक है। तो अब वी नॉट जो है वो कांस्टेंट कैसे रहेगा, कांस्टेंट ऐसे रहेगा कि अब जो नए चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये चीज नहीं होगी, ठीक है। ये जो है सी नॉट, तो अब जो कितने चार्जेस और आ जाएंगे, इतने टाइम्स चार्जेस जो हैं क्यू नॉट के और आ जाएंगे, और ई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर कैपेसिटेंस भी जो है वो इतने टाइम्स बढ़ जाएगी, ताकि ये वाला जो वोल्टेज है ये कांस्टेंट मेंटेन रहे, ठीक है। ये जो है वी नॉट मस्ट बी इक्वल टू वी प्राइम, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ पर देखूं कि v इनिशियल वी नॉट मस्ट बी इक्वल टू वी प्राइम, इनिशियल वी नॉट किसके बराबर था, क्यू नॉट अपॉन सी नॉट के, और ये जो v प्राइम है ये किसके बराबर है, q प्राइम अपॉन c प्राइम के। तो ये दोनों कैसे बराबर होंगे, ये दोनों ऐसे बराबर होंगे कि इसमें भी इतने चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है, और ये भी इतने टाइम्स कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगी, तभी जो इनका रेशो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों वोल्टेजेस बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ मोर चार्जेस कैन come to the plate, and the capacitance of the capacitor increases by a factor of epsilon r। तो इस वजह से हम ये क्लेम करते हैं कि इस पूरी एनालिसिस के जरिए, दिस इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस हाउ कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे हमें नजर भी आ रहा है कि अगर डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है सी नॉट टाइम। और ये जो फॉर्मूला हमने शुरू में पढ़ा था, इस फॉर्मूले से भी हमें नजर आ रहा था कि ये जो कैपेसिटेंस है, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करूंगी तो कैपेसिटेंस जो है वो मेरी इनिशियल कैपेसिटेंस के मुकाबले में एप्सिलॉन आर टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से तो नज़र आ ही रहा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डालने से जो है वो कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने पूरी एनालिसिस किया है कि किस तरीके से कैपेसिटेंस बढ़ रही है
इस वजह से बढ़ रही है कैपेसिटेंस कि डाइलेक्ट्रिक डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई, पोटेंशियल भी रिड्यूस हुआ, लेकिन पोटेंशियल जब रिड्यूस हो गया तो कांस्टेंट सप्लाई लगी हुई है। कांस्टेंट सप्लाई पोटेंशियल मेंटेन करने की कोशिश करेगी। पोटेंशियल कैसे मेंटेन करने की कोशिश करेगी? इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मजीद चार्ज जो है वो भेजेगी। जब मजीद चार्ज भेजेगी, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो गई। तो अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर सोर्स ना लगाऊं, अभी तो मैं कह रही हूँ कि ये तो पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट सप्लाई मौजूद है, इस वजह से वो पोटेंशियल कांस्टेंट करने की कोशिश कर रही है और चेंज नहीं करने दे रही है पोटेंशियल को, और उस चक्कर में मजीद चार्जेस जा रहे हैं। तो अब मैं लगाऊं ही ना, तो फिर क्या होगा? ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये डिस्कशन तो मैंने कर ली, दूसरी कंडीशन देखते हैं कि मैंने अब क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज किया, सप्लाई लगाई, कैपेसिटर्स को चार्ज किया, और फिर स्विच मैंने ओपन कर दिया, यानी कि ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दी। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है सप्लाई नहीं लगी हुई, सिर्फ और सिर्फ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उसके अंदर अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रही हूँ। ठीक है, कैपेसिटर को जब मैंने चार्ज कर लिया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले अगर क्यू था, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद भी अब क्यू ही रहेगा। क्यू प्राइम और क्यू जो है सेम है, यानी कि वो बराबर ही रहेंगे, क्योंकि अब सप्लाई ही नहीं है जो पहले चार्जेस को भेज रही थी, पंप कर रही थी, तो अब वो वही नहीं है, तो फिर अब क्या होगा? अच्छा, अब वही चीज यहाँ पर भी होगी कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं डाला था तो उसका वोल्टेज V था, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दरमियान E थी, चार्ज Q था, कैपेसिटेंस C थी। लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे तो क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी तो पोटेंशियल भी जो है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नया पोटेंशियल है ये क्या होगा, किसके बराबर होगा? नई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक थी, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, जैसे कि मैंने पिछले उसमें बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा V बाय एप्सिलॉन आर, जैसे यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि दिस इज द पोटेंशियल। ठीक है, सेम सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई, पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, चार्ज जो है वो वही रहेगा। तो अब हमें नई कैपेसिटेंस जो है वो देखनी है कि नई कैपेसिटेंस जो है वो क्या है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q प्राइम अपॉन V प्राइम। कैपेसिटेंस किसके बराबर है? नई वाली कैपेसिटेंस Q प्राइम अपॉन V प्राइम। तो Q प्राइम तो उसी के बराबर है, लेकिन जो V प्राइम है वो किसके बराबर है? V अपॉन एप्सिलॉन आर के। यहाँ पे मैंने V अपॉन एप्सिलॉन आर रखा तो ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। और ये जो Q अपॉन V है ये क्या है? ये तो पुरानी वाली कैपेसिटेंस है, और एप्सिलॉन आर इधर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि बेशक यहाँ पर सप्लाई नहीं लगी हुई है, अगर लगी होती तो वो मजीद चार्ज भेज देती, लेकिन अभी भी इसके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ गई है कि वो मजीद चार्ज को स्टोर कर सके। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चाहे आप इंसर्ट करें पावर सप्लाई लगा के या पावर सप्लाई लगाए बगैर, दोनों सूरतों में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। दिस इज द क्वालिटेटिव discussion how the capacitance of a capacitor increases when dielectric is inserted between the plates of a capacitor। ठीक है, और वैसे जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं कैपेसिटेंस के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसमें जो ये वाला फॉर्मूला था, इसमें भी हमें डायरेक्ट नज़र आ रहा है कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी अगर डाइलेक्ट्रिक हमने डाला। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के अंदर भी हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, ए बी अपॉन बी माइनस ए। इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होगी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, तो उसमें भी अगर डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरीके से सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर भी हमने देखा था कि उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? ये वाला फॉर्मूला था
तो इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर हम हमारे पास आता है, तो परमिटिविटी इधर हमारे पास आती है। तो अगर कोई मीडियम में डाल दूं दो सिलेंडर्स के बीच में, तो यहाँ पर एक फैक्टर और ऐड हो जाएगा, जिससे हमें पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है बाय इंसर्टिंग दी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये क्वालिटेटिव डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो गई है अबाउट हाउ कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हेन वी इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट तो हमने कर लिया, लेकिन हम अब वहां पर गॉसेस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? अगर गॉसेस लॉ हम जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर अप्लाई कर दें, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि गॉसेस लॉ जो है वो बहुत हेल्पफुल है सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। और जैसे कि यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, या स्फेरिकल है, या सिलेंड्रिकल है, तो उसमें भी हम गॉसियन सरफेसेस जो कि ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। तो हम गॉसेस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी। तो वही चीज़ जो कि मैंने भी आप लोगों को पहले बताई थी, वो पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो पोलराइज हो जाती है। अच्छा, ये जो चार्ज है, ये ब्लैक कलर से जो नज़र आ रहा है, ये प्लेट्स हैं, ब्लैक कलर वाला ये कंडक्टिंग प्लेट है, ओके, जिसका एरिया ए है। और ये जो बीच में ये जो स्पेस है इनके दरमियान, वो है डी, और यहाँ डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है, वो पोलराइज हो गया है, इधर प्लस चार्ज आ गया है, इधर माइनस चार्ज आ गया है, और ये कंडक्टिंग प्लेट है। तो कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर फ्री चार्जेस हैं, ठीक है, क्यू इज अ चार्ज ऑन द कंडक्टर। और क्यू प्राइम कौन सा वाला चार्ज है? जो कि इंसुलेटर के ऊपर मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? बाउंड्री के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर, ओके। तो ये जो है पोलराइज हो गए हैं। तो अब ये जो चार्ज है क्यू, उसको मैं क्यू प्राइम कह रही हूँ, जो इंसुलेटर के ऊपर रेड कलर का चार्ज है। और ये जो क्यू और क्यू प्राइम है, ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये एक इंसुलेटर है। अगर ये कंडक्टर होता तो इंडक्शन होता प्रोसेस, और उसमें ये दोनों बराबर होते। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में जो ये पोलराइजेशन होती है, इसकी वजह से ये जो अपीयर होता है चार्ज सरफेस के ऊपर, वो बराबर नहीं होता इनिशियल चार्ज के। और कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होगा, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, विच इज़ क्यू प्राइम हेयर। अच्छा, मैं फॉर्मूला रिकॉल कर लेती हूँ। गॉसेस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? गॉसेस लॉ का फॉर्मूला ये होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा, कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर आप ये इंटीग्रल एवोल्यूएट करते हैं, जो कि टोटल चार्ज उस सरफेस के अंदर जो भी होता है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो यहाँ पर गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रॉ कर लिया। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ इस रीजन के अंदर, कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये ग्रीन कलर का मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली ये है ना, ठीक है। यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन, और यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगी। तो जब मैं इस क्लोज सरफेस के ऊपर जाऊंगी, तो ये दो सरफेसेस जो हैं वो मेरे काम के नहीं हैं, ठीक है। मुझे कौन सा सरफेस लेना है? मुझे सिर्फ यही वाला सरफेस लेना है, विच इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब मैंने ये यही वाला सरफेस ले लिया। अब मैं इनसाइड ले रही हूँ, तो मेरी अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी? ई प्राइम, यानी रिड्यूस फील्ड इनटू एरिया। दिस इज द एरिया, ठीक है। ये पूरा मेरा गॉसियन सरफेस, ये बेसिकली मेरा थ्री डायमेंशनल है, ठीक है, पूरा है ये थ्री डायमेंशनल सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का भी एरिया जो है वो मेरा क्या है? ए है। और जो इसके अंदर टोटल चार्ज है वो कितना है? जो कि माइनस चार्ज ये और प्लस चार्ज ये, यानी ठीक है, टोटल चार्ज मेरा जो है वो क्या होगा? ये चार्ज होगा, क्यू माइनस क्यू प्राइम।
एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिड्यूस्ड फील्ड है ये इनिशियल फील्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर होगी। और इनिशियल फील्ड क्या चीज़ है? इनिशियल फील्ड यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है, देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये बराबर होती है पैरेलल प्लेट में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या मतलब होता है? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चूंकि अब मेरे पास डाइलेक्ट्रिक है तो मैं यहाँ पर रिड्यूस फील्ड हो जाएगी, और ये एप्सिलॉन आर आ जाएगा जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक। तो ये एरिया ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास अब जो बचा है यहाँ पर वो क्या चीज़ बच गई है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्यू अपॉन एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया। और इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा भाई Q प्राइम इज लेस देन Q, ओके। Q प्राइम इज ऑलवेज लेस देन Q, यानी कि जो चार्ज है इस जगह पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर वो कम है। यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ओके। तो ये वाला जो फैक्टर है ये पॉइंट्स में होगा, तो 1 माइनस पॉइंट समथिंग इज लाइक लेट्स सपोज 0.5। तो Q प्राइम इज ऑलवेज लेस देन Q, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पर क्लेम कर रही हूँ। तो अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं जो है ना गॉसेस लॉ को मैंने अप्लाई किया किसके अंदर? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने के बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। तो यस आई कैन डू, उसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, और मैं उसके अंदर दूसरे पैरामीटर्स भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। इस केस के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्ट इस आर्गूमेंट से लिखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं की है, लेकिन मैंने इस यहाँ पर क्यू प्राइम का एक्सप्रेशन जो है वो एवोलेट किया है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लूँगी, फिर मैं इसको इस प्रॉब्लम को यहीं छोड़ दूँ, सही है। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ से भी मैं निकाल सकती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने डिस्कस की है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी, a potential difference is applied across the plate, ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बेसिकली उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया। फिर उसके बाद क्या किया? बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, जिसकी थिकनेस जो है वो क्या है? बी है। कोई बात नहीं, चाहे आप बैटरी को कनेक्ट करें या ना करें, कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगी डाइलेक्ट्रिक डालने से। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो एप्सिलॉन आर है, ठीक है। उसको हमने क्या कर दिया? बैटरी को निकालने के बाद प्लेट्स के अंदर डाल दिया। तो अब इसमें से 4-5 चीजें इन्होंने पूछी है। इन्होंने पूछा है कि कैपेसिटेंस पहले क्या थी, चार्ज जो था वो पहले क्या था जब आपने इंसर्ट नहीं किया स्लैब को, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या थी जब आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट नहीं किया था, ठीक है। अभी हम ये तीनों चीजें देखते हैं जब हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, और ये चीजें हमें गिवन है। उस पैरेलल प्लेट का एरिया गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स गिवन है, ये तो डाइलेक्ट्रिक के पैरामीटर्स हैं। ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमने पहले कितना अप्लाई किया था उसको चार्ज करने के लिए, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहली चीज़ कैपेसिटेंस हमें निकालनी है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला नहीं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। यहाँ पर हमने वैल्यू रखी और कैपेसिटेंस जो है वो निकाल ली, विच कम्स आउट टू बी विच केम आउट टू बी 8.21 पिको फैरेड। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे कह रहे हैं कि चार्ज पता करें कि जब आपने वोल्टेज जो है वो उसको दिया था
85.5 वोल्ट्स, ठीक है, ये है 85.5 वोल्ट्स। तो इनिशियली कितना चार्ज हुआ था वो कैपेसिटेंस तो हमने पता कर ली, 8.21 यहीं रख देंगे एज इट इज। तो अब हमें चार्ज ही पता चल जाएगा कि अच्छा भाई जब हम उसको वोल्टेज दिया था डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले तो ये कितना चार्ज हुआ, उसके बाद कितना चार्ज आ गया, ये भी हमें पता चल गया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी एंड इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो अब हमसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत आराम से हम मालूम कर लेंगे। क्यू हमें पता चल गया 702, वही रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है और एरिया भी हमें मालूम है जो कि हमें गिवन है, एरिया ऑफ द प्लेट्स ये है, ठीक है। ये सेंटीमीटर के अंदर है, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है। तो एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए 2 दफ़ा मुझे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पे 10⁻⁻⁴ का फैक्टर है, ये कन्वर्जन फैक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हमारे पास कितनी निकल कर आ रही है, 6.9 किलो वोल्ट पर मीटर, यानी इनिशियली विदाउट द इंसर्शन ऑफ dielectric slab, capacitance is this, charge is this and electric field is this, ठीक है। 3 चीजें हमने पता कर ली। अब कह रहे हैं कि जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देंगे तो फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल कितना है, ठीक है। और सबसे पहले चलो हम ये देखते हैं कि अभी एक एक करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कितनी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कितनी है, ये मुझे मालूम है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी होगी जो पहले थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे गिवन है 2.61, ठीक है। इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, नई इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रेजेंट कहाँ पर, यहाँ पर। अगर फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस होंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस होंगे। इसकी पोलराइजेशन की वजह से फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये होगा, बाहर वाली जो फील्ड का डायरेक्शन है वो ये होगा प्लस से माइनस की तरफ। लेकिन जो नेट फील्ड है, क्योंकि ये वाली ज्यादा है और ये वाली फील्ड कम है, तो एक्चुअल जो नेट फील्ड है उसका डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होगा। यहाँ पर हमें इस रीजन के अंदर रिड्यूस्ड फील्ड मिलेगी विच इज ई प्राइम, और इस जगह पर मुझे मिलेगी फील्ड कितनी, ई नॉट, और यहाँ पर मुझे कितनी फील्ड मिलेगी, ई नॉट, क्योंकि इस जगह पे डाइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है, ओके। तो इन चार्जेस डाइलेक्ट्रिक की स्लैब इंसर्ट करने से पहले की जो फील्ड थी वो ई नॉट थी, ई नॉट होगी। और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो दिस वुड बी माय दिस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड this electric field is the electric field which is found inside the dielectric, okay। अच्छा, ये चीज मैंने निकाल दी। उसके बाद जो है वो मुझसे पूछ रहे हैं नेक्स्ट कि आप वोल्टेज डिफरेंस भी निकालें बिटवीन प्लेट्स आफ्टर स्लैब हैज इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा भाई, वोल्टेज भी निकालें बिटवीन दी प्लेट्स। ये जो, अच्छा इसको गौर से देखें, ये जो डायग्राम है इसके अंदर मैंने जो डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है ना, इसकी थिकनेस बी है और ये जो सेपरेशन है ना दो प्लेट्स के दरमियान ये डी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है और ये जो थिकनेस है ये बराबर नहीं है और ये जगह जो है ना ये खाली है, ठीक है, ये पूरा फुल नहीं है। यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया हुआ भी है कि D इज दी सेपरेशन एंड B इज 0.78। इसको कंपेयर किया तो पता भी चल रहा है कि D जो है वो सेपरेशन ज्यादा है लेकिन जो स्लैब हमने डाली है उसकी थिकनेस तो कम है। तो ये वाली सिचुएशन है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल जो है वो मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पोटेंशियल है ये अब
खाली जगह के अंदर निकलेगा, ठीक है, एम्प्टी स्पेस और प्लस डाइलेक्ट्रिक, अलग अलग निकलेगा। एम्प्टी स्पेस को अगर मैं देखूं तो एम्प्टी स्पेस के अंदर जो फील्ड है वो कितनी है, ई नॉट, ठीक है, ये वाली जो फील्ड थी ये ई नॉट थी, और यहाँ पर जो फील्ड है वो क्या है, ई प्राइम है। तो यहाँ पे भी ई नॉट है, यहाँ पे भी ई नॉट है खाली जगह पे। तो अगर मैं देखूं गौर से तो ये पूरा जो टोटल डिस्टेंस है वो डी है। उस डी में से अगर मैं डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस निकाल दूं तो ये खाली जगह मेरे पास आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है खाली जगह में वो ई नॉट डी माइनस बी, ठीक है, जो जो डिस्टेंस मुझे चाहिए जहां मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहती हूँ उसमें से बी मुझे डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये तो हो गई जनाब मेरी पोटेंशियल डिफरेंस मेरा एम्प्टी स्पेस में, प्लस डाइलेक्ट्रिक, यानी कि इसके अंदर अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। इसके अंदर जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने अभी निकाली थी 2.64, दिस इज 2.64 किलो वोल्ट पर मीटर, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस बी, ठीक है। और इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है मीटर्स के अंदर, इसको भी और इसको भी, सेंटीमीटर्स में थे ये। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो पोटेंशियल है वो कितना आ गया, 52.3 वोल्ट्स। इनिशियल पोटेंशियल जो था वो कितना था, 85.5 था, ठीक है। और जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, डाइलेक्ट्रिक डालने से पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस हो गया, 52.3 वोल्ट्स हो गया। और यहाँ पे चूंकि सप्लाई लगी हुई नहीं है तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिए, तो हम क्लेम भी नहीं कर सकते कि उतना ही वोल्टेज होगा, नो, वोल्टेज इज रिड्यूस बिटवीन दी टू प्लेट्स। अच्छा, अब उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अब आप ये बताइए कि ये जो कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वो क्या होगी। तो हमारे जहन में फ़ौरन ये वाला फार्मूला आता है कि हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मालूम है, सब कुछ हमें पता है, लेकिन ये उस वक्त हम फार्मूला यूज़ करते हैं जब हमारे फुल प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है डी उसमें फुल डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ हो, ठीक है। अदरवाइज हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है कैपेसिटेंस मालूम करने का? यस, वी कैन डिटरमाइन द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी प्राइम, और क्यू जो है वो सेम होगा चाहे डाइलेक्ट्रिक आपने डाला नहीं डाला, चार्जेस सेम होंगे। ये केस मैंने अभी डिस्कस किया था, और वो किसके बराबर होगा, चार्ज इसके बराबर। यहाँ पर मैंने चार्ज की वैल्यू रखी, जो वोल्टेज अब नया वोल्टेज है वो रखूंगी मैं, और मेरे पास क्या चीज़ आ गई, मेरे पास कैपेसिटेंस आ गई, नई कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस जो है वो मेरी क्या हो गई है अब, 13.4 पिको फैरेड। पहले कितनी थी कैपेसिटेंस, 8.21, और अब कितनी हो गई है, 13.4। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई है डाइलेक्ट्रिक डालने से, और ये एक स्पेशल केस है जिसमें डाइलेक्ट्रिक मैंने फुल नहीं डाला है। अब मैं एक सिचुएशन और करती हूँ, ये प्रॉब्लम रिपीट करती हूँ, जिसमें मैं डाइलेक्ट्रिक जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो मैं क्या करती हूँ, फुल स्लैब में इंसर्ट कर देती हूँ उसके अंदर, ठीक है, सेम चीज़। तो कैपेसिटेंस, अब वही प्रॉब्लम मुझे रिपीट करना है, वही पैरामीटर्स मुझे मालूम करने हैं। तो ये तो वो पैरामीटर्स थे जो कि अभी हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली थी, तो कैपेसिटेंस मालूम करें वही रहेगी, जाहिर है, चार्ज भी वही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ये भी वही रहेगा। अच्छा, इसमें चौथे में हमसे पूछा था कि अच्छा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डाइलेक्ट्रिक पूरा हर जगह मौजूद है, तो यहाँ पर हर जगह अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ई प्राइम ही रहेगी। पहले वाले केस के अंदर क्या था कि चूंकि डाइलेक्ट्रिक जो था वो इस रीजन के अंदर मौजूद था, तो यहाँ पे ई फील्ड ई प्राइम थी, यहाँ पे ई नॉट थी, यहाँ पे ई नॉट थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ ई प्राइम ही फील्ड है हर जगह। तो हमें अब ई प्राइम
ई प्राइम वही उसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन हम उसको बता देंगे भाई अब हर जगह जो फील्ड होगी बिटवीन दी टू प्लेट्स वो ई प्राइम ही होगी। अच्छा, पांचवें नंबर पे हमसे कहा था उन्होंने कि आप पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करें बिटवीन दी टू प्लेट्स। अब बिटवीन दी टू प्लेट्स तो अब क्या हो गया है कि डाइलेक्ट्रिक आ गया है, और डाइलेक्ट्रिक जो आ गया है वो उसकी जो थिकनेस है अब वो क्या है, वो डी है। अब बी नहीं है थिकनेस, पहले बी थी अब डी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1.24 सेंटीमीटर है, जो कि मीटर में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा 0.0124 मीटर्स। तो अब जो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर मौजूद है उसकी थिकनेस जो है वो है 0.0124, और नई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी है 2.64। तो सिर्फ और सिर्फ हम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक की कंट्रीब्यूशन यहाँ पर लेंगे, एम्प्टी स्पेस हमारे पास नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है 32.7 वोल्ट। और अब मैं कैपेसिटेंस जो है ना वो इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अब फुल स्लैब है, और जब मैंने फुल स्लैब यहाँ पर रखी तो मेरी कैपेसिटेंस कितनी आ रही है 21.4 पिको फैरेड। ठीक है, जब मेरे पास हाफ स्लैब थी तो कैपेसिटेंस बढ़ी तो है किससे 8.21 से 13.4 पिको फैरेड, लेकिन अगर मैं स्लैब छोटी स्लैब ना लगाऊं बल्कि फुल इंसर्ट कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा भाई कैपेसिटेंस जो है वो और इंक्रीज हो गई, विच इज 21.4। तो यहाँ पर हमने ये बात सीखी कि गॉसेस लॉ भी हम अप्लाई कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। और जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हम पतली स्लैब भी डाल सकते हैं, दो मेटल प्लेट के दरमियान कैपेसिटेंस बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी अगर हम फुल स्लैब डालें, यानी कि पूरा फिल कर दें दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैंने ये चीज़ डिस्कस किया। अच्छा, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ यहाँ पर। मैंने कहा कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो पूरी ना डालूं बल्कि पतली डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, पूरे रीजन में फिल ना कर रही हो, तो उस वक्त कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करते। तो ये जो सूरत हाल है इसमें हमने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया था, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, सी प्राइम इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी प्राइम। लेकिन यहाँ पर मैंने दूसरे मेथड के जरिए जो है ना कैपेसिटेंस निकाली है, और ये जो कैपेसिटेंस निकाली है किस सूरत में निकाली है, इसी सूरत में निकाली है जो कि मैं अभी यहाँ पे निकाल चुकी हूँ, ये कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरे में फिल नहीं है और इसकी कैपेसिटेंस आ रही है 13.4 इस वाले फॉर्मूले से। तो मैंने जो है ना अब एक सेकंड मेथड के जरिए कैपेसिटेंस निकाली है इस केस के लिए। ये देखें वही कैपेसिटेंस निकल रही है। मैंने किया है, मैंने यहाँ पर ये किया है कि अगर मैं गौर से देखूं तो मैं इसको इक्विवेलेंटली लिख सकती हूँ, जैसे मेरा ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे मौजूद हो, ये टोटल डिस्टेंस मेरा डी है और ये डिस्टेंस जो है वो मेरा बी है। तो यहाँ पर मौजूद है जनाब मेरे पास वैक्यूम, और यहाँ पर मौजूद है मेरे पास डाइलेक्ट्रिक। तो मैं ये सपोज कर सकती हूँ कि जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भी मौजूद है और वैक्यूम भी मौजूद है, दो तरह के मीडियम्स हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी कि सबसे पहले मैं वैक्यूम की कैपेसिटेंस जो है वो डिटरमाइन करूंगी कि वैक्यूम की कैपेसिटेंस जो है वो कितनी है। तो मैं उसके लिए यही वाला फॉर्मूला लिखूंगी एप्सिलॉन नॉट ए, लेकिन वैक्यूम कहाँ पे मौजूद है, वैक्यूम मौजूद है डी माइनस बी डिस्टेंस तक कैपेसिटेंस मौजूद जी वैक्यूम मौजूद है। ठीक है, तो उसकी वैक्यूम की जो कैपेसिटेंस होगी वो
क्योंकि ये जो मीडियम है वैक्यूम है, तो अब उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये C1 आ गए। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो दूसरा वाला रीजन है जहाँ डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, फिर मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगी, लेकिन अब यहाँ पर मैं एप्सिलॉन आर रख दूंगी। एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो भी मुझे गिवन होगी वो सब मैं रख दूंगी। और अब ये जो दो डिस्टेंस है दो प्लेट्स के दरमियान, ये बी है। और अब मैं जो है वो यहाँ पर बी डिस्टेंस रख के और C2 मालूम कर लूंगी। अब मेरे पास C1 आ गया और C2 आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर गौर से देखूं तो क्या हो रहा है कि ये जो कैपेसिटर था इसकी ऊपर जो चार्जेस थे, ये लेट सपोज ये प्लस चार्ज था इस प्लेट पे, ये माइनस चार्ज था, ठीक है। और जब डाइलेक्ट्रिक डाला तो ये भी पोलराइज हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो इसको मैं इक्विवेलेंटली कह सकती हूँ कि ये जो है ना मेरा एक कैपेसिटर बन गया और ये वाला मेरा दूसरा कैपेसिटर बन गया। यानी कि मैं इसको कह सकती हूँ कि ये तो मेरी इस तरह की सिचुएशन है कि दो कैपेसिटर्स हैं, एक वक्त में इसका जो डिस्टेंस है वो d माइनस बी है और एक यहाँ पर b है, एरिया तो सेम ही है। और ये दोनों के दोनों जो है वो क्या लगे हुए, सीरीज में लगे हुए, ये मुझे यहाँ से नजर आ रहे हैं। और सीरीज के अंदर मैं टोटल कैपेसिटेंस किस तरीके से निकालती हूँ, इस वाले फॉर्मूले से। C1 C2 की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर निकाली है उसको मैंने यहाँ पर पुटअप किया। पुटअप करने के बाद मेरा जो फाइनल आंसर आया ये माइक्रो फेरेड में आंसर आपका आएगा। नीचे माइक्रो है, ऊपर माइक्रो का स्क्वायर है। ये माइक्रो, सॉरी, पीको, पीको का स्क्वायर है ऊपर और नीचे पीको है, तो ये पीको फेरेड, हाँ सही लिखा हुआ है। पीको फेरेड 13.4 पीको फेरेड इज योर आंसर। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चल गई कि अगर हम मटेरियल जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं तो हम दो तरह के मटेरियल भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वैक्यूम हो गया और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक हो गया। और ज़रूरी नहीं है कि हम फुल इंसर्ट करें, बाज़ दफ़ा ऐसी सूरत हाल होती है कि आधा भी हमें इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है। यानी अगर हम बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं करना चाह रहे, पूरा फुल अगर बढ़ा देंगे, सॉरी फिल कर देंगे, तो हमारी जो कैपेसिटेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस जो है वो नहीं बढ़ानी, तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने आधे रीजन तक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे यहाँ इसके साथ में। इतने रीजन को जो है वो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो फिर हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज तो होगी लेकिन इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। अच्छा, ये जो डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ आर्टिकल पॉइंट्स ऐसे रह गए हैं जो कि मुझे अभी और मज़ीद डिस्कस करने हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूँगी। अभी यहाँ पर ये लेक्चर मैं एंड कर रही हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।